नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 5 जीवन की अवधारणा। सजीव व निर्जीव में प्रमुख अंतर। हम अपने दैनिक जीवन में सजीव और निर्जीव दोनों को देखते हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच में अंतर करना आसान होता है और कभी यह कठिन होता है। हमारे घर व आसपास के वातावरण के अंदर हमारे द्वारा चीज़ों को सजीव व निर्जीव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न व इमारतें आदि को निर्जीव श्रेणी में तथा पौधों व जीव जंतुओं को सजीवों की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ लक्षणों के आधार पर हम सजीवों व निर्जीवों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। चित्र 5.1 जिसमें सजीव व निर्जीव में अंतर बताया गया है। यह है चित्र 5.1। जीवन की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न परिकल्पनाएं। जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार अमीबा सदृश किसी सरलतम एक कोशिकीय जीव से ही विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव जंतुओं का विकास हुआ है तथा इस विकास में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत एवं परिकल्पनाएं दी, जो इस प्रकार हैं। पहली है स्वतः जनन। प्राचीन समय में धारणा थी कि सूर्य की किरणों द्वारा नदी के कीचड़ के गर्म होने से मेंढक, सांप, चूहे और घड़ियाल आदि स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। वॉन हेलमोंट का कहना था कि पसीने से भीगी कमीज और गेहूं के भूसे को एक साथ रखने से 21 दिन में चूहे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच में अंतर ये सारणी के द्वारा बताया गया है। एक तरफ लक्षण है, दूसरी तरफ सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। जैसे लक्षण है प्रजनन, तो सजीव इनमें प्रजनन पाया जाता है। सजीवों का यह बहुत विशिष्ट लक्षण है। वे अपने ही समान जीव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जिस कारण जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है, जबकि निर्जीव प्रजनन प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता है। वृद्धि एवं विकास। सजीव विकास प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जंतुओं में निश्चित आयु तक तथा पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि पाई जाती है। निर्जीव कोई विकास नहीं होता है। निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। कोशिका संरचना। इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें मतलब सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊतकों व अंगों का एक निश्चित संगठन उपस्थित होता है, जबकि निर्जीव कोई कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। अगला लक्षण है श्वसन। तो सजीवों में श्वसन पाया जाता है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस क्रिया को श्वसन कहा जाता है, जबकि निर्जीवों में श्वसन नहीं पाया जाता है। श्वसन की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगला लक्षण है पोषण। तो सजीवों में पोषण पाया जाता है, क्योंकि सजीवों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा जंतु अपने भोजन के लिए पादप व जंतु दोनों पर निर्भर रहता है।
निर्जीव में पोषण नहीं पाया जाता है। निर्जीवों को ऊर्जा प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। उपापचय, इनमें उपापचय पाया जाता है। अपचय व उपचय क्रियाएं पाई जाती हैं। उपापचय प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं होती है। अगला लक्षण है उत्सर्जन। तो सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। शरीर के अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग करना सजीवों का प्रमुख लक्षण है, जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। प्रतिक्रिया, सजीवों में प्रतिक्रिया पाई जाती है। सजीव उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी गर्म पदार्थ पर हाथ पड़ जाने पर हम तुरंत हटा लेते हैं। निर्जीवों में उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया नहीं पाई जाती है। गमन, सजीवों द्वारा अपने किसी शरीर के किसी भाग को गति कराने का कार्य या स्थान परिवर्तन करना या चलने फिरने को गमन कहते हैं। सजीवों में गमनांग पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में स्वयं की कोई गति या गमन नहीं होता है। तो ये थे सजीव और निर्जीव के बीच में प्रमुख अंतर, जो कि लक्षणों के आधार पर बताए गए हैं। कॉस्मोजोइक सिद्धांत, यह सिद्धांत लीबिग, केल्विन तथा आरिनियस ने दिया तथा फ्रांसीसी क्रिक एवं लेस्ली ऑर्गेल ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार माना गया कि पृथ्वी पर प्रथम जीव ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया और पृथ्वी का अनुकूलित वातावरण मिलने पर बढ़ता चला गया। इसी से ही जीवन की शुरुआत हुई, परंतु कई वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना, क्योंकि अंतरिक्ष से जीवित अवस्था में कोई जीव पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकता। जैव जननवाद, जीव जननवाद इटली के फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1668 में दिया तथा स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। इसके अनुसार जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। उन्होंने सांप, मछली आदि के मांस को पानी में डालकर उबाला ताकि उसमें उपस्थित सभी जीव मर जाएं। फिर इस मांस को उन्होंने अलग अलग जार में रखा। पहले जार को खुला छोड़ा, दूसरे जार का मुंह कार्क से तथा तीसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से बांध दिया। कुछ दिनों बाद रेडी ने देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के लार्वी उत्पन्न हो गए, दूसरे जार पर मक्खियां नहीं थी और तीसरे जार पर मक्खियों ने मलमल के टुकड़े पर अंडे दे दिए। उनमें से केवल कुछ अंडे ही मलमल के टुकड़े से छनकर जार के अंदर पहुँचे और लार्वी में विकसित हो गए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जीवों की उत्पत्ति जीवों द्वारा ही होती है, जैसा कि चित्र 5.2 में बताया गया है। ये चित्र 5.2 फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। लुई पाश्चर ने भी स्वतः जनन को अपने प्रयोग द्वारा नकार दिया। उन्होंने एस आकार की नली वाला फ्लास्क लिया, जिसमें शर्करा का घोल व यीस्ट के पाउडर को डालकर उसे उबाला तथा फिर उसे ठंडा होने रख दिया।
उसमें काफ़ी समय बाद में ना तो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए और ना ही घोल खराब हुआ, तथा फ्लास्क की ऐस नली को हटाने पर कुछ ही दिनों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए तथा घोल में से गंध भी आने लग गई। ओपेरिन का सिद्धांत। रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ AI ओपेरिन ने अपनी खोजों के आधार पर 1924 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पना को प्रतिपादित किया। इस परिकल्पना अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर केवल कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे जो समुद्रों के जल में घुलनशील अवस्था में थे। इन्हीं सरल कार्बनिक यौगिकों से धीरे धीरे विशिष्ट या जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। अंत में इन्हीं जटिल यौगिकों के समुच्चय से ही ऐसी रचना का विकास हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। जीव की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को ओपेरिन द्वारा 7 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु 5-6 अरब साल है। इसकी उत्पत्ति गर्म कॉस्मिक धूल व गैसों के पिंड से हुई जो उस समय ब्रह्मांड में तीव्र गति से चक्कर लगा रहा था। इस पिंड के कई भागों में बढ़ जाने से ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी उन्हीं ग्रहों में से एक थी। आदिकालीन पृथ्वी का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन अणु प्रचुर मात्रा में थे। इन्हीं की आपसी क्रियाओं द्वारा जल, अमोनिया व मीथेन जैसे यौगिकों का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया, जिसमें यौगिक तरल व ठोस रूप में आने लगे और बादलों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्षा के पानी से गैसीय अमोनिया व मीथेन समुद्र के पानी में एकत्रित होते चले गए तथा कुछ खनिज नदियों के जल द्वारा समुद्र के जल में पहुंचने लगे। अंत में इन्हीं यौगिकों के रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्रथम जीव का उद्भव हुआ। द्वितीय चरण। हाइड्रोजन के बाहुल्य के कारण पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचायक था। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का तापमान कम होने के साथ मीथेन के संघनन के द्वारा सरल हाइड्रोकार्बन का निर्माण होने लगा। इन्हीं सरल कार्बन अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे शर्कराएं, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, पिरिमिडिन व प्यूरिन। कई यौगिकों के ठोस पदार्थ में बदलने से पृथ्वी की सतह कठोर होने लगी। इस तरह स्थल मंडल का निर्माण हुआ। तृतीय चरण। रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे शर्कराएं, ग्लिसरीन, एमिनो अम्ल, बसीय अम्ल, प्यूरिन व पिरिमिडिन आदि यौगिक समूह जल में गर्म सूप की तरह उबलने लगे और इन्हीं के आपसी संयोग से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों जैसे अधिक जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो जीवन के उद्भव की आधारशिला बनी। चतुर्थ चरण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रियाओं के फलस्वरूप न्यूक्लियोप्रोटीन्स और अन्य जटिल दीर्घ अणुओं का निर्माण हुआ। कुछ विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन्स में अनुलिपीकरण की क्षमता थी, जिसके फलस्वरूप जनन संभव हो सका। अनुलिपीकरण के फलस्वरूप न्यूक्लियोप्रोटीन्स में तेजी से वृद्धि हुई तथा प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हुई। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स में उत्परिवर्तन हुआ और नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। इस प्रकार न्यूक्लियोप्रोटीन्स में उद्विकास का प्रक्रम स्थापित हो गया। पांचवा चरण।
इस चरण में प्रथम कोशिका का उद्भव हुआ। समुद्री जल में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की कमी होने पर न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बीच प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। उत्परिवर्तनों के कारण नए बने न्यूक्लियोप्रोटीन्स के चिपचिपे होने के कारण वे प्रोटीन समूहों में इकट्ठे होने लगे तथा इन्हें पोषक पदार्थ निरंतर मिलते रहने पर यह इसी अवस्था में रहे। छठा चरण, इस चरण में आदि जीवों में पोषण विधियों के आधार पर विकास प्रारंभ हुआ। परजीवी, मृतजीवी, रसायन संश्लेषी तथा प्रकाश संश्लेषी आदि जीवों का निर्माण हुआ। सातवां चरण, प्रकाश संश्लेषी जीवों की संख्या में क्रमिक वृद्धि के फलस्वरूप समुद्र व वायुमंडल में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। मुक्त O2 ने मीथेन व अमोनिया के साथ क्रिया की, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा N2 गैस बनी। इन्हीं सब क्रियाओं से आदिकालीन वायुमंडल आधुनिक वायुमंडल में परिवर्तित हो गया। ऑपेरिन के परिकल्पना का प्रायोगिक परिणाम मिलर के प्रयोग द्वारा प्रमाणित हुआ। मिलर का प्रयोग शिकागो के वैज्ञानिक स्टेनले मिलर ने सन 1952 में आज से 3 या 4 अरब वर्ष पूर्व आद्य युग में पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव को समझाया। मिलर ने अपने प्रयोग के उपकरण में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का मिश्रण भर दिया और फ्लास्क में निरंतर पानी को उबालते रहे। बाष्प संघनित्र द्वारा द्रवित होती रही। इस प्रकार गैसों का मिश्रण बनने लगा। एक सप्ताह बाद मिलर ने फ्लास्क के अंदर लाल रंग का पदार्थ देखा। रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन व अन्य कार्बनिक पदार्थ थे। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि आज से 3-4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का उद्भव इसी प्रकार से हुआ होगा। और ये चित्र 5.4 में मिलर का प्रयोग बताया गया है। मिलर ने प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण को प्रयोग के द्वारा समझाया। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की खोज। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रारंभिक दौर में एक बिंदु के रूप में था। एडवीन हब्बल ने बताया कि अंतरिक्ष में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आकाश गंगाएं व ग्रह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों पर जीवन की संभावना है जहां पर अभी भी आदिकालीन पृथ्वी की तरह स्थितियां बनी हुई हैं, किंतु अधिकतर ग्रहों पर ताप या तो बहुत अधिक अथवा बहुत कम है, जो जीवन के अनुकूल नहीं माना जाता है, तथा कुछ ग्रहों पर तो वायुमंडल ही नहीं है, जिसके कारण वहां कभी भी जीवन का उद्भव होना नहीं माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के अधिक निकट होने के कारण बेहद गर्म है, जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल CO2 के घने बादलों का बना हुआ है, जिसके कारण वहां का तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। बृहस्पति, शनि व अन्य ग्रहों पर वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया आदि के घने बादल छाए हुए हैं, जो कि आदिकालीन पृथ्वी समान है, परंतु इन ग्रहों पर अति निम्न तापमान -200 से -400 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के कारण जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है।
इस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कंपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी का बवंडर उठता रहता है। यहाँ पृथ्वी के समान जीवन तो नहीं, लेकिन इस ग्रह की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। यहाँ गर्मियों में तापमान 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा सर्दियों में -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मंगल पर सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत है तथा बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। मंगल पर एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर हैं। 1960 के दशक में पहली बार अंतरिक्ष यान यहाँ भेजा गया था। इस ग्रह पर CO2 का सबसे बड़ा हिस्सा है। O2 केवल 0.13% ही उपस्थित है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है, परंतु फिर भी अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल ग्रह पृथ्वी के काफ़ी समान प्रतीत होता है। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भी सितंबर 2014 में सफलता दर्ज कर ली है। हम दुनिया का ऐसा पहला देश बन गए हैं जिसने पहले ही प्रयास तथा बहुत ही कम लागत में इस मिशन में सफलता प्राप्त की है। यह मंगलयान मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा मापेगा व स्रोत भी पता लगाएगा। मंगल की सतह का तापमान व मौजूद खनिजों का पता लगाएगा। हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम की मात्रा तथा बाहरी हिस्सों में जो कण मिलेंगे उनकी जांच करेगा। सौरमंडल में चंद्रमा ही पृथ्वी के सबसे निकट है। यहाँ पर जल व वायुमंडल दोनों का अभाव होने के कारण जीवन संभव नहीं है। ये सौरमंडल का चित्र है। और ये भारत में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के तहत अंतरिक्ष यान को भेजा जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ है। पृथ्वी जैसे ग्रह का अर्थ व उनकी खोज। पृथ्वी जैसे ग्रह से तात्पर्य है कि वह गर्मी में पानी को तरल अवस्था में रखने के लिए पर्याप्त हो तथा तापमान व वातावरण भी पृथ्वी समान हो। कई खोजों के बाद पृथ्वी के समान ग्रह ढूंढा है जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा गया है तथा इसे केपलर 452b नाम दिया गया। यह पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 60% बड़ा है तथा हमारे सूर्य के समान केपलर 452 तारा है जो सूर्य से 1.5 बिलियन वर्ष बड़ा है। वह उससे 20% चमकदार और गर्म भी है। केपलर 452b पर हमारी ही पृथ्वी के समान कक्षा व समान मात्रा व लंबाई में उसके सूर्य का प्रकाश साल भर मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पृथ्वी की तरह ही चट्टानें, समुद्र व वातावरण है। इस ग्रह की सतह भी चट्टानी प्रतीत हो रही है जो पूरी तरह पृथ्वी समान लग रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और ग्रह है जिसे केपलर 186f नाम दिया गया है। यह ग्रह भी पृथ्वी के समान माना जा रहा है। इसे 17 अप्रैल 2014 में ही खोजा गया है। पृथ्वी समान ग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा इसलिए खोजा जा रहा है ताकि भविष्य में जब पृथ्वी रहने लायक ना रहे तो हम यहाँ के जीवन को बचाकर वहाँ स्थानांतरित कर अपनी जाति की उत्तरजीविता बनाए रख सकें। ये चित्र 5.7 जिसमें पृथ्वी व उसके
जैसे ग्रह केपलर 452 व केपलर 186f बताए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार अमीबा सदृश किसी सरलतम एक कोशिकीय जीव से ही विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव जंतुओं का विकास हुआ है। जीव जननवाद इटली के फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1668 में दिया तथा स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। लुई पास्चर ने भी स्वतः जनन को अपने प्रयोग द्वारा नकार दिया। जीव की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को ओपेरिन द्वारा 7 चरणों में विभाजित किया। शिकागो के वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव को समझाया। मिलर ने अपने प्रयोग के उपकरण में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का मिश्रण भर दिया और फ्लास्क में निरंतर पानी को उबालते रहे। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रारंभिक दौर में एक बिंदु के रूप में था। बुध ग्रह सूर्य के अधिक निकट होने के कारण बेहद गर्म है, जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल CO2 के घने बादलों का बना हुआ है, जिसके कारण वहां का तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसलिए वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। बृहस्पति, शनि व अन्य ग्रहों पर वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया आदि के घने बादल छाए हुए हैं, जो कि आदिकालीन पृथ्वी समान है, परंतु इन ग्रहों पर अति निम्न तापमान -200 से -400 डिग्री फ़ारेनहाइट होने के कारण जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है, परंतु फिर भी अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल ग्रह पृथ्वी के काफ़ी समान प्रतीत होता है। भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM ने सितंबर 2014 में सफलता दर्ज कर ली है। हम दुनिया का ऐसा पहला देश बन गए हैं जिसने पहले ही प्रयास और बहुत ही कम लागत में इस मिशन में सफलता प्राप्त की है। सौर मंडल में चंद्रमा ही पृथ्वी के सबसे निकट है। यहाँ पर जल व वायुमंडल दोनों का अभाव होने के कारण जीवन संभव नहीं है। कई खोजों के बाद पृथ्वी के समान ग्रह ढूंढा है जिसे पृथ्वी का बड़ा भाई कहा गया तथा इसे केपलर 452b नाम दिया गया। केपलर 452b के पश्चात एक और पृथ्वी समान ग्रह की खोज हुई जिसे केपलर 186f नाम दिया गया। यह ग्रह भी पृथ्वी समान माना जा रहा है। अब है अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।